हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, बीते 4 लेक्चर में अपन ने हिंदी मीडियम की इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक के ऊपर बात की और ये हिंदी मीडियम का 5वां लेक्चर है। इसमें आज अपन एडमिटेंस के ऊपर बात करेंगे। एडमिटेंस क्या होता है, नेटवर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज अपन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले 3-4 लेक्चर में, वही सब कुछ चलने वाली है। तो आज के लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझना और ध्यान से सुनना। आज अपन बात कर रहे हैं एडमिटेंस के ऊपर। दोस्त, आप सभी ने इम्पीडेंस पढ़ा है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इम्पीडेंस को पढ़ा है। अगर इम्पीडेंस को पढ़ा है तो मैं बोलूंगा कि एडमिटेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है या बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इम्पीडेंस अगर आपने पढ़ लिया, इम्पीडेंस की अगर तीनों टाइप्स आपने पढ़ लिए, तो सेम टू सेम एडमिटेंस वही है। बस उसका जस्ट अपोजिट अपन बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। बस इसकी एक ये परिभाषा अगर आपको आती है तो आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं, अब आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं, यहाँ पे एडमिटेंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे एक आपको बताऊं कि ज्यादा यूज कहाँ पे होगा, तो अभी अपन आगे किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ में मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, वहां पे अगर अपन बात करेंगे तो लूप एनालिसिस में आपका एडमिटेंस शब्द यूज में आएगा। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में एडमिटेंस कहीं ना कहीं यूज में आएगा। या फिर अब आपको आगे बताऊं तो आप जेड प्राचल पढ़ोगे, वाई प्राचल पढ़ोगे, एच प्राचल पढ़ोगे इसी चैप्टर में, और आने वाले 5-7 लेक्चर में आप वही सब कुछ पढ़ोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग तब होंगे जब आप अब इस बेसिक को ध्यान से पढ़ते चलोगे, कवर करते चलोगे और साथ साथ नोट्स बनाते हुए, रिवीजन करते हुए चलोगे, तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। दोस्त, अपन बात करते हैं एडमिटेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को अपन क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं, और इसे क्या y से डिनोट किया जाता है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 1/z। 1/z का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस, और इंपीडेंस के व्युत्क्रम को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं। इंपीडेंस अपने 3 प्रकार की थी, रेखिक प्रतिबाधा, अरेखिक प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक प्रवेश्यता भी 3 ही प्रकार की है, रेखिक प्रवेश्यता, अरेखिक प्रवेश्यता और द्विपार्श्विक प्रवेश्यता। जो उसकी डेफिनेशन थी, ठीक इसकी डेफिनेशन भी वही है। दोनों मैं बोलूं जुगल जोड़ी है, लेकिन किसी कारणवश अपोजिट हो गई, किसी कारणवश एक दूसरे के अपोजिट हो गई। पहले जुगल जोड़ी थी, दोनों को साथ रहे, तीनों दोनों की 3-3 टाइप भी थे, लेकिन फिर किसी कारणवश दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अपन बोल सकते हैं। या इस प्रकार से याद रखा जा सकता है कि प्रवेश्यता में, रेखिक प्रवेश्यता का मतलब होता है कि अगर वोल्टा और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो उसे अपन बोलते हैं रेखिक प्रवेश्यता। अरेखिक प्रवेश्यता का मतलब यही है कि अगर वोल्टा और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त ना हो, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना हो, तो उसे अपन बोलते हैं अरेखिक प्रवेश्यता। और द्विपार्श्विक प्रवेश्यता का मतलब यह है कि वोल्टा, यदि वह प्रवेश्यता जिसमें अगर अपन धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दे और प्रवेश्यता के मान में कोई परिवर्तन ना आए, यदि धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दी जाए और प्रवेश्यता का मान ठस से मस ना हो, प्रवेश्यता के मान में कोई चेंज ना आए, तो उस वक्त, उस कंडीशन में जो प्रवेश्यता होगी, जो एडमिटेंस होगी, वो होगी अपनी बाइलेटरल एडमिटेंस, द्विपार्श्विक प्रवेश्यता। तो ये सब चीजें अपन ने इंपीडेंस में पढ़ ली, रिवाइज हो गई। अब लिख लो भाई, प्रवेश्यता हेडिंग डाल लो और लिख लो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। लिख लो भाई जल्दी से, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। इसे y से निरूपित करते हैं, अर्थात y इक्वल टू हो गया 1/z। ये भी लिख लो, इसे y से निरूपित करते हैं, इट्स इज डिनोटेड बाय y, अर्थात y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z। अर्थात y इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 1/z।
Z हो गया। अब लिखो, यह तीन प्रकार की होती है प्रवेश्यता, तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट हो गई रेखिक प्रवेश्यता, सेकंड हो गई अरेखिक प्रवेश्यता और थर्ड होगी द्विपार्श्विक प्रवेश्यता। लिख लो भाई, यह तीन प्रकार की होती है, रेखिक प्रवेश्यता, अरेखिक प्रवेश्यता और द्विपार्श्विक प्रवेश्यता। बाइलेटरल, नॉन लीनियर और लीनियर। लीनियर एडमिटेंस इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई, एडमिटेंस आर थ्री टाइप्स विच इज फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज linear admittance, then second one is non-linear admittance and third is bilateral admittance. Okay, अब अपन बात करें फर्स्ट एडमिटेंस क्या हो गई, रैखिक प्रवेश्यता क्या हो गई, तीनों की डेफिनेशन आप लिख लो। फर्स्ट वन इज लीनियर एडमिटेंस, यानी वह एडमिटेंस जिसमें वोल्टा और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ क्या हो, सरल रेखा हो। लिख लो भाई, वह प्रवेश्यता जिसके लिए वोल्टा और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा हो, तो वो तो हो गया अपना रैखिक प्रवेश्यता। अरेखिक प्रवेश्यता में लिख लो कि वह प्रवेश्यता जिसमें वोल्टा और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा ना हो। वोल्टा और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ अगर सरल रेखा नहीं है तो वो हो गई नॉन लीनियर एडमिटेंस। और बाइलेटरल एडमिटेंस में लिख लो कि वह प्रवेश्यता जिसकी करंट की दिशा परिवर्तित करने पर प्रवेश्यता के मान में कोई परिवर्तन ना आए, जिसकी करंट की दिशा परिवर्तित करने पर प्रवेश्यता के मान में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है मेरे भाई, ओके चलेगा, आगे बढ़े। अब जाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपन 5 परिभाषाएं इसमें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन ने जाल अच्छे से पढ़ा। जाल क्या होता है? जाल क्या होता है? परिपथों का समूह है, द ग्रुप ऑफ सर्किट। परिपथों का समूह है। मैंने क्या बताया था कि अगर एक परिपथ आ रहा है तो अपन उसको परिपथ बोलते हैं, लेकिन 2 परिपथ आ जाए, 3 परिपथ आ जाए, 4 परिपथ आ जाए, अब ऐसे ही आएंगे भाई। अब आने वाले लेक्चर में परिपथ ही आएंगे और अपन संधि विश्लेषण पढ़ेंगे, लूप विश्लेषण, जो कि अब आगे बस वही चीजें पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है, उनको अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि आने वाला लेक्चर होंगे उसी में क्वेश्चन बनता है। अब आने वाले 4-5 लेक्चर होंगे ना, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। तो अब अगर बात करूं नेटवर्क की, तो नेटवर्क की कुछ 5 डेफिनेशन है। जैसे शाखा क्या होती है? एक होती है शाखा, एक होता है नोड पॉइंट, एक होता है प्रिंसिपल नोड। नोड पॉइंट होता है संधि बिंदु, प्रिंसिपल नोड होता है मुख्य संधि, और एक होता है लूप और एक होता है मेश। एक होता है लूप और एक होता है मेश। अब देखो, बात करें शाखा क्या होती है, ब्रांच क्या होती है। तो ब्रांच का मतलब है कि जाल का वह भाग जहां पे धारा का मान नियत हो। जाल का कोई भी एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क विच करंट इज फिक्स्ड, या विच द वैल्यू ऑफ करंट इज फिक्स्ड। तो अपन क्या बोलेंगे कि जाल का कोई भी अपन भाग ले ले, किसी भी पार्ट में जहां पे धारा का मान नियत हो, जहां पे धारा का मान फिक्स हो, निश्चित हो, तो वो क्या हो गया, अपना शाखा हो गई। यानी ऐसे नहीं है, जाल में अपन देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज ब्रांचेज भी होती है, उनको अपन ब्रांच नहीं बोलेंगे। जहां पे धारा क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, कि धारा का मान नियत हो, उसे अपन ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो जाल का कोई भी भाग जहां पे धारा का मान नियत है, उसे अपन शाखा बोल देंगे। फिर बात आती है नोड पॉइंट की, संधि बिंदु की। संधि बिंदु क्या होता है? संधि बिंदु ये होता है कि जाल का कोई वो बिंदु, यानी जाल का वह भाग या जाल का वह बिंदु जहां पे 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर के मिले। जाल का वह बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर के मिले, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संधि बिंदु। या तो 2 शाखाएं मिले या 2 से अधिक शाखाएं आकर के अगर मिल रही हैं, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, संधि बिंदु बोल देते हैं। फिर
बात आता है प्रिंसिपल नोड, मुख्य संधि। मुख्य संधि का मतलब यह है कि जाल का वह बिंदु जहां पे 3 शाखाएं आकर के मिले या 3 से अधिक शाखाएं आकर के मिले। तो अगर 2 शाखाएं किसी पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, कहीं भी जाल के किसी भी भाग पे अगर 2 शाखाएं एक साथ आकर के मिल रही हैं तो उसे अपन बोलते हैं नोड पॉइंट, संधि बिंदु। और अगर 3 शाखाएं या फिर 3 से आगे कितनी भी शाखाएं, 4 आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, 6, यानी 3 और 3 से अधिक जो शाखाएं आकर के मिल रही हैं, तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पे 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर के मिल रही है, उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य संधि। तीनों डेफिनेशन क्लियर। बात करें लूप की, तो जाल का कोई भी बंद पथ है ना, उसको लूप कह दिया जाता है। लूप और मेश में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन वाली वैसी चीज नहीं है, लेकिन ढोंग करते हैं कंफ्यूज के लिए, ऊपर ऊपर से फल लिया या फिर गलत डायरेक्शन में फल लिया, नींदों में फल लिया, तो कंफ्यूज होंगे ही फिर। तो लूप का मतलब क्या होता है? जाल का कोई भी बंद पथ, यानी क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क। तो वो तो क्या हो गया, जाल का कोई भी बंद पथ तो लूप हो गया। लेकिन मेश ऐसा नहीं है। मेश किसी भी जाल का बंद पथ नहीं है। मेश का मतलब यह है कि वह लूप जहां पे धारा का विभाजन ना हो, यानी जहां पे सिर्फ करंट फिक्स हो, करंट का विभाजन नहीं हो रहा हो, अपने किसी भी ब्रांच में है वो करंट फिक्स बह रही हो, या कोई भी अपना जो क्लोज सर्किट है, कोई भी बंद पथ है, क्लोज पाथ है, उसमें धारा का विभाजन नहीं हो रहा हो, धारा डिवाइड नहीं हो रही हो, तो उस वक्त अपन लूप ना बोल करके मेश बोल देते हैं। दोबारा सुनना कि जहां पे धारा का मान नियत हो, शाखा, 2 शाखाएं आकर के मिले, संधि बिंदु। अगर 3 शाखाएं या 3 से अधिक शाखाएं आकर के मिले, मुख्य संधि। जाल का कोई भी बंद पथ लूप, लेकिन वह लूप जिसमें धारा का विभाजन ना हो, यानी जाल का अपन कोई भी बंद पथ ले लें, लेकिन ऐसा बंद पथ जिसमें धारा का विभाजन ना हो, उसे अपन बोलते हैं मेश। ठीक है, होपफुली ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी। अब आप भाई फटाक से नोट डाउन कर ले, हेडिंग डाल ले, जाल से संबंधित परिभाषाएं, जाल से संबंधित परिभाषाएं, और उसमें फर्स्ट डाल ले शाखा। जाल से संबंधित परिभाषाएं, और जाल से संबंधित परिभाषाओं में फर्स्ट डेफिनेशन डाले भाई ब्रांच, शाखा। और लिख लो शाखा में कि जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत हो, उसे शाखा कहते हैं। जाल का वह भाग जहां पे धारा का मान नियत हो, उसे शाखा कहते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट में लिखो, इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? संधि। इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है भाई संधि। तो जाल का वह बिंदु जहां पे 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर के मिले, जाल का वह बिंदु जहां पे 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर के मिले, उसे अपन बोलते हैं संधि बिंदु। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर के मिल रही हैं, उसे अपन कह देंगे संधि बिंदु। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे मुख्य संधि की। तो लिख लो मुख्य संधि जहां पे 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर के मिले। लूप लिख लो भाई, जाल का कोई भी बंद पथ लूप कहलाता है। और पास में लिख लो जहां पे धारा का विभाजन ना हो, वह लूप जिसमें धारा का विभाजन नहीं हो। वह लूप जिसमें धारा का विभाजन नहीं हो, पास कहलाता है। तो होपफुली दोस्त ये पांचों डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी। अब अपन एक सर्किट लेते हैं या एक नेटवर्क लेते हैं और उसमें सभी डेफिनेशंस को एक साथ क्लियर करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होंगी।
सर्किट आपके बीच है और इसमें देखना है कि लूप कौन सा है, मेश कौन सा है, प्रिंसिपल नोड क्या है, ब्रांच क्या है, वो सब कुछ। और मैं आपको ये रेजिस्टेंस फिक्स कर दूं कि मान लो ये रेजिस्टेंस अपना R1 है, ये वाला रेजिस्टेंस अपना R2 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस अपना R3 हो गया, ये वाला R4 हो गया, ये R5 हो गया। ये 5 रेजिस्टेंस हो गए अपने, और पांचों रेजिस्टेंस में मैं अलग अलग करंट फ्लो करा दूं। ये वाला R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, ये R4 और ये R5। और इनमें अलग अलग करंट अपन ये जैसे I1 फ्लो करा दी, इसमें मैंने I4 फ्लो करा दी, इसमें मैंने I2 फ्लो करा दी, इसमें I3 फ्लो करा दी और इसमें मैंने I5 फ्लो करा दी। ठीक है, यानी ये पांचों डेफिनेशंस यहां से क्लियर करनी है। अब अपन को ध्यान से देखना है दोस्त। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं ब्रांच के बारे में बताओ, इसमें ब्रांच कौन सी है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो शाखा है, ब्रांच है। तो जल्दी से और ब्रांच के बारे में बताओ, ब्रांच कौन सी है इसमें। देखिए देखो, और डेफिनेशन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो एक बार इसका पूरे का एनालिसिस करो और देखो देखिए ब्रांच कौन सी है इसमें। देखो भाई ब्रांच कौन सी है, ध्यान से। तो मैंने क्या बताया ब्रांच के बारे में कि जहां पे धारा का मान कांस्टेंट हो, धारा का मान नियत हो, वो ब्रांच है। तो धारा का मान कांस्टेंट कहाँ है, तो आप कहोगे कि भाई ए बी, आपको ए और बी यहाँ पे आप देखोगे तो R1 जहां रेजिस्टेंस लगा है, तो क्या इस पूरे में धारा का मान कांस्टेंट है, I1 के अलावा कोई और करंट आपको नजर आ रही है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो ए बी अपनी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। ए बी अपनी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। फिर देखो बी और सी, बीसी की तरफ देखो, तो बीसी की तरफ आप जैसे ही देखोगे तो R2 जो है, R2 में अपनी कौन सी करंट है, R2 जो रेजिस्टेंस लगा है बीसी पॉइंट पे आप देखोगे तो I2 करंट फ्लो हो रही है। इसके अलावा कोई और करंट तो आपको नजर नहीं आ रही, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ रही। तो अपनी बीसी भी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। बीसी भी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। अब अपन सीडी में देखो, भाई सीडी में देखोगे, सीडी, तो सीडी में आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई R3 रेजिस्टेंस है और इसमें I3 के अलावा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो सीडी भी अपनी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। और इसी प्रकार से आप बीजी में देखोगे, इसी प्रकार से आप बीजी में देखोगे जहां पे R4 रेजिस्टेंस अपना है, वहां पे भी क्या है, सिर्फ I4 करंट ही फ्लो हो रही है। तो अपनी बीजी भी क्या है, एक ब्रांच है। अपनी बीजीबी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। और अगर अपन सी एफ में देखेंगे, सी एफ में देखोगे तो R5 में, R5 जो रेजिस्टेंस है उसमें I5 करंट फ्लो हो रही है, एक कांस्टेंट करंट है, एक नियत धारा है। तो अपना सी एफ होगा, वो भी क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। सी एफ भी क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। तो होपफुली ब्रांच का टॉपिक आपको समझ में आया। एक बार मैं इसको जहां पे गोल राउंड किया है इसको हटा दूं। अब देखो ब्रांच आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन बात करें कि भाई नोड पॉइंट या प्रिंसिपल नोड की बात कर ले। आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो अपना तो ये तो ई है ही, ये तो आप सभी को पता होगा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे ये जो आप पॉइंट देखो ई एफ जी एच, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या होता है, ग्राउंडेड होता है और यहाँ पे जो करंट होता है वो जीरो होता है।
भाई ग्राउंडेड का जो करंट होता है ना वो 0 होता है। तो इन पॉइंटों पे आप एच पे, जी पे, एफ पे और ई पे अगर आपको कोई भी पूछे तो यहाँ पे वास्तविकता में ये क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। अपना जी, ई, एफ, जी, एच और ये डी वाला भी अगर अपन ले ले तो वास्तविकता में ये भी एक ही भाग है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि जीरो करंट फ्लो हो रही है, यानी सेम सेम यहाँ पे ग्राउंडेड है, यहाँ पे जीरो वोल्टेज है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे जो वोल्टेज है अपना वो जीरो वोल्टेज है। अब जीरो वोल्टेज होने का मतलब अपन बोल सकते हैं कि वास्तविकता में एक ही पॉइंट होते हैं। वास्तविकता में क्या होते हैं, ये एक ही पॉइंट होते हैं। अलग अलग पॉइंट ना मान करके अपन बोल सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट है। तो इसमें आप नोट लगा के लिख भी लो भाई, यहाँ पे सर्किट में लिख लो, नोट लगा के लिख लेना कि डी, ई, एफ, जी, एच एक ही बिंदु है। डी, ई, एफ, जी, एच, डी, ई, एफ, जी, एच ये क्या है, सब एक ही बिंदु है। और ये एक ही बिंदु क्यों है, होपफुली ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये एक ही बिंदु है। एक ही बिंदु होने का मतलब ये है कि ये सभी में ये क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। और ग्राउंडेड होने के कारण इन पे क्या होता है, जीरो वोल्टेज होता है। वास्तविकता में इन पे क्या होता है, जीरो वोल्टेज होता है। और जीरो वोल्टेज होने के कारण अपन बोल देते हैं भाई एक ही बिंदु है। अब मैंने क्या पूछा कि आप मेरे को क्या बताओगे, प्रिंसिपल नोड बताओ। इसमें क्या बताओगे, मुख्य संधि। मुख्य संधि कौन सी है भाई, मुख्य संधि बताओ। तो मुख्य संधि देखो भाई कौन कौन सी है। मुख्य संधि का मतलब तीन शाखाएं जहां पे आकर के मिले। तो आप कहोगे कि भाई एक तो बी पॉइंट है आपको, कि भाई ये तो अंधे को ही नजर आ रहा है, एक तो बी पॉइंट पे आके मिल रही है और एक सी पे आकर के मिल रही है। इसके अलावा तीन शाखाएं कहीं भी नहीं आकर के मिल रही है। आप कहोगे भाई बी और सी के अलावा आपको कोई भी ब्रांच और नजर आ रही है, कोई भी प्रिंसिपल नोड आपको और नजर आ रही है। तो आप कहोगे कि भाई बिल्कुल बी और सी के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे जिसके अलावा तीन शाखाएं आकर के मिल रही है। लेकिन हाँ, इस नेटवर्क में एक और ब्रांच है, एक और ऐसा प्रिंसिपल नोड है जहां पे तीन शाखाएं आकर के मिल रही है। तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला जो वायर है वो क्या है, एक ही वायर है। ये वाला वायर क्या है, एक ही वायर है। तो भाई एक एक ब्रांच देखो, ये वाला अपना मैं डी वाला लेके आ रहा हूं, R3 रेजिस्टेंस आ रहा है। यहां पे देखो इस वाले रेजिस्टेंस पे देखो, मैं गहरा रेड कर रहा हूं, ये रेड कर रहा हूं। इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी नजर दौड़ाओ, क्या तीन बन गए क्या। होपफुली मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा कि भाई एक तो बैटरी से आ रहा है डायरेक्ट। बैटरी भी वास्तविकता में इसमें भी तो कुछ ना कुछ ब्रांच होती है, कुछ करंट होती है। और करंट क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये बैटरी वाली भी तो एक बैटरी भी वास्तविकता में तो एक ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे धारा का मान तो फिक्स है। तो एक एक शाखा तो क्या आ गई, अपनी बैटरी वाली आ गई। दूसरी वाली शाखा R4 आ गई। और तीसरी वाली शाखा अपनी डी वाली आ गई, क्योंकि ये तो एक ही बिंदु है ना मेरे भाई, ये तो एक ही बिंदु है। तो ब्रांच कौन कौन सी हो गई, आप कहोगे एक तो अपनी बी हो गई, एक अपनी सी हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, एच हो गई। मेरे ख्याल से एच ही होगा यहाँ पे, जी। तो जी हो गई, कौन सी हो गई, जी हो गई, बी हो गई, और बी हो गई, सी हो गई, बी सी जी। भाई ये वाली भी तो एक ब्रांच हो गई। तो बी सी जी अपनी क्या हो गई, प्रिंसिपल नोड हो गई, मुख्य संधि हो गई। मुख्य संधि कौन सी हो गई, बी सी जी। तो लिख दो भाई बी सी और जी, ये मुख्य संधि हो गई। अब अपन बात करें कि भाई लूप कौन सा है यहाँ पे अगर अपन बात करें लूप की, भाई लूप कौन कौन से हैं। तो लूप कौन कौन से हैं, इस चीज के अगर बारे में बात करें तो भाई देखो, सर्किट में मैं बोल रहा हूं बंद पथ कौन कौन से हैं। भाई लूप पूछ लो या फिर ऐसे पूछ लो भाई बंद पथ कौन कौन से हैं, तो अपन यही तो बोलते हैं भाई कोई भी बंद पथ है वो लूप होता है।
देखो मैं इस चीज को हटा रहा हूं, अभी लूप और मेश में अपन को इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस वगैरह हटा रहा हूं। वैसे आपको डायग्राम जब बनाओगे तब चाहिएंगे तो आप मान लेना। अब देखो लूप को ध्यान से समझना, फिर अपन बाकी बात में। मैं क्या बोल रहा हूं, बंद पथ, तो आप कहोगे बंद पथ एक तो ये रहा, यानी एक तो बंद पथ ये रहा, बिल्कुल बंद पथ बन रहा है। तो क्या है ये, ए बी जी एच ए, बंद पथ अपना कौन सा हो गया, ए बी जी एच ए। तो भाई अपन लिख देंगे ए बी जी एच ए, एक लूप तो क्या हो गया, ए बी जी एच ए हो गया। चलो सेकंड लूप के ऊपर अपन बात करें तो आप कहोगे कि भाई एक लूप ये भी बन रहा है बी सी एफ जी बी, ये भी एक लूप बन रहा है। तो भाई बिल्कुल बन रहा है, तो बी सी एफ जी बी, बी सी एफ जी बी, एक लूप ये बन रहा है बी सी एफ जी बी। अब देखो भाई थर्ड लूप कौन सा बन रहा है इसमें, तो थर्ड लूप आप देखोगे मेरे भाई तो आपको एक लूप ये भी नजर आ रहा होगा, सी डी ई एफ जी सी, सी डी ई एफ जी सी, भी ये भी सी डी ई एफ जी सी, ये क्या हो गया, ये भी एक लूप है, सी डी ई एफ जी सी। मेरे भाई मेरे को ऐसे बताओ क्या ये मेष भी है क्या, भाई एक पॉइंट और डाल दूं मैं यहाँ पे मेष में, और मैं आपको पूछूं, देखो मेष और मेष में इनके तीनों के अलावा आपको कोई नजर आए, मैं बोल दूं कि भाई तीनों लूप हैं और ये तीनों के तीनों मेष भी तो हैं, भाई ये जो तीनों लूप हैं ये तीनों के तीनों मेष भी तो हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल हैं। लेकिन चलो एक बार अपन लूप के बारे में ही जान लें, मेष के बारे में बाद में बात करेंगे। तीन लूप तो ये आपको सीधे सीधे नजर आए, इनके अलावा कोई लूप, तो बिल्कुल भाई बंद पथ तो बहुत है, इनके अलावा भी हैं ही, बंद पथ तो बहुत हैं और इनके अलावा भी है। तो मेरे भाई आप देखोगे ये वाला भी तो एक बंद पथ बन रहा है, भाई ये वाला ए बी सी एफ जी एच ए बी सी एफ जी एच ए, आप देखो ध्यान से तो क्या बिल्कुल भाई बन रहा है, ए बी सी एफ जी एच ए बी सी एफ जी एच ए, तो ये भी एक लूप हो गया, ए बी सी एफ जी एच ए, एक लूप ये हो गया। और कौन सा लूप बन रहा है भाई, तो भाई और देखो देखें और कौन सा लूप बन रहा है, तो मेरे भाई मेरे को ये बताओ एक ये पूरा बड़ा वाला लूप भी तो बन रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है। तो इस प्रकार से बहुत से लूप बन रहे हैं इसमें, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच 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 ए, ये वाला भी तो एक लूप बन रहा है। इसके अलावा और कौन सा लूप बन रहा है मेरे भाई, तो आप कहोगे इसके अलावा भी तो एक लूप बन रहा है, इसके अलावा ये वाला भी तो एक लूप बन रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो बी सी डी ई एफ जी बी, बी सी डी ई एफ जी बी, बी सी डी ई एफ जी बी, बी सी डी ई एफ जी बी। तो ये इतने अपने उस नेटवर्क में इतने लूप बन रहे हैं, नेटवर्क में बहुत सारे लूप बन रहे हैं जो कि अपन ने जाने। तो इसमें क्या है, अपन लूप में तो क्या है कि भाई चाहे धारा का डिवाइजन हो चाहे नहीं हो, भाई लूप में कोई शर्त नहीं है कि भाई धारा का चाहे विभाजन हो या नहीं हो, बस बंद पथ होना चाहिए और उसको अपन लूप बोल रहे थे। तो जितने भी बंद पथ थे इस नेटवर्क में अपन ने सभी के ऊपर में बात की और सभी को अपन क्या बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं। भाई जितने भी बंद पथ थे वो सभी क्या होते हैं, अपने लूप होते हैं। तो उन सभी के ऊपर अपन ने बात की। अब देखो अपन मैश के ऊपर बात करें, तो मैं एक न्यू पेज ले लूं,
सुनना ध्यान से, मेष के ऊपर अगर अपन बात करें तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ वो ही मेष होगा, यानी वह लूप जिसमें धारा का विभाजन ना हो। अपन क्या किसको बोलेंगे, मेष जिसमें धारा का विभाजन ना हो। मेरे भाई अब अपन को सिर्फ वो ही बंद पथ लेना है जिसमें धारा का विभाजन ना हो रहा हो। तो देखो ए बी जी एच ए, इसमें कहीं भी आपको धारा का विभाजन नजर आ रहा है क्या? तो आप कहोगे भाई कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो अपना ये क्या हो गया, एक लूप हो गया ए बी जी एच ए। तो अपन लिख देंगे भाई ए बी जी एच ए, ये अपना क्या हो गया, मेष हो गया, सॉरी लूप नहीं मेष, हेडिंग भी डाल लो यहाँ पे मेष। अपन क्या किसके बारे में जान रहे हैं, मेष के बारे में जान रहे हैं। और मेष में क्या आ गया, मेष में आ गया पहली चीज ए बी जी एच ए, ठीक है, ए बी जी एच ए आ गया। फिर सेकंड बात अपन बात करें तो बी सी एफ जी बी सी एफ जी बी, ये भी तो एक मेष है, यहाँ पे भी धारा का डिवाइडर नहीं हो रहा। तो बी सी एफ जी बी सी एफ जी बी सी एफ जी बी सी एफ जी बी। अब देखो और कौन सा मेष है भाई, तो और आप देखोगे ये वाला भी तो एक सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, ये वाला भी तो एक मेष है, सी डी ई एफ सी। कौन सा है भाई, सी डी ई एफ सी, ये वाला भी एक क्या है, मेष है। अब इन तीनों के अलावा आप इस पूरे नेटवर्क में नजर दौड़ाओ, भाई ऐसा कोई बंद पथ जहां पे धारा का विभाजन ना हो रहा हो, मेरे ख्याल से आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इन तीनों के अलावा आप पूरे सर्किट में, पूरे नेटवर्क में आप नजर दौड़ा लो, आपको कोई भी ऐसा अगर कोई बंद पथ मिल जाए जहां पे धारा का विभाजन नहीं हो रहा हो, तो भाई देखो मेरे ख्याल से तो नहीं है, अगर आपको नजर आ जाए, क्या पता आप जीनियस हो तो मिल सकता है। भाई आप जैसे इनको लेंगे अपन ए बी सी एफ जी एच ए, इस वाले को लेंगे तो आप देखो भाई बीच में क्या आ गया, धारा का विभाजन हो गया। तो अपन तो क्या बोल रहे हैं, धारा का विभाजन तो होना ही नहीं चाहिए। भाई इन तीनों को तो बंद पथ को तो ले लिया। अब अपन और देखें तो मेरे ख्याल से आपको और कहीं भी ऐसा सर्किट नजर नहीं आएगा जहां पे धारा का विभाजन ना हो। भाई जैसे आपने इस पूरे को लिया, इस पूरे बंद पथ को लिया, तो यहाँ पे आप दो दो रेजिस्टेंस देखोगे, तो भाई इसमें तो दो धारा का दो बार विभाजन हो गया, तो ये तो काम नहीं देगा, ये तो काम नहीं देगा। अब भाई मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले को लो, इस वाले को लोगे तो ये धारा का विभाजन हो गया, ये भी काम नहीं देगा। ये वाला लोगे तो यहाँ पे धारा का विभाजन हो गया, ये भी काम नहीं देगा। तो इसका मतलब इसके अलावा अपने कहीं भी, इसके अलावा आपको ऐसा कोई भी बंद पथ नहीं मिलेगा इन तीन के अलावा जहां पे धारा का विभाजन हो रहा हो, या जहां के धारा का विभाजन ना हो, सॉरी जहां पे धारा का विभाजन ना हो, ऐसा बंद पथ आपको इन तीन के अलावा नहीं मिलेगा। अब आपको नोट डाउन करना है, होपफुली आपको सभी चीजें और ध्यान से समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप अब ये सर्किट नोट डाउन कर ले भाई, और मैं पुनः इसमें धारा वगैरह दर्शा रहा हूं। जैसे ये R1 रेजिस्टेंस था, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये अपनी सोर्स E है। और यहां से भाई करंट को भी फ्लो करा दो, यहां से मैं मान के चल रहा हूं I1 है, यहां से करंट है वो I2 है, और यहां से करंट I3 है। ये सब करंट का खेल है, वो करंट फ्लो हो रही है भाई जल्दी से। और आप इस सर्किट को, इस नेटवर्क को नोट डाउन कर ले जल्दी से भाई, ये डायग्राम बना ले, ये जल्दी से डायग्राम बना ले। और फुल डायग्राम बनाने के बाद पहली हेडिंग डाले ब्रांच, और ब्रांच में लिख लें कौन कौन सी ब्रांच है अपनी, ए बी बी सी सी डी बी जी और सी एफ, ये सभी अपनी क्या है, ब्रांचेज हैं। नेटवर्क बना लें, और नेटवर्क बना के पहला पॉइंट लगाएं ब्रांच का।
नेटवर्क बना के भाई पहला पॉइंट लगाएं ब्रांच, और ब्रांच कौन सी है तो वो आपको नजर आ रही होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, बी एच और सी एफ, ये सभी क्या है अपनी ब्रांचेज है। और नोट लगा के लिख भी ले भाई, डी ई एफ जी एच एक ही बिंदु है। नोट लगा के लिख लें इसके नीचे, ब्रांच वाला टॉपिक नोट डाउन करने के बाद, ब्रांच वाला पॉइंट नोट डाउन करने के बाद नोट लगा के लिख लें कि डी ई एफ जी एच एक ही बिंदु है, डी ई एफ जी एच एक ही बिंदु है। फिर सेकंड पॉइंट लगाएं मुख्य संधि का, तो मुख्य संधि कौन कौन सी है तो वो है अपनी बी सी जी। मुख्य संधि अपनी कौन कौन सी है, वो है बी सी जी, ये सब अपनी क्या है मुख्य संधि है। और लूप भाई जितने भी लूप बन रहे थे वो सब अपन ने लिख ही दिए। लूप कौन कौन से हैं, ए बी जी एच ए, बी सी एफ जी बी, सी एफ ई एफ, ये क्या है सी डी ई एफ जी एच सी, ये ऐसे है भी। और ए बी सी एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, बी सी जी ई एफ जी बी, ये सब अपने क्या है लूप है, जो कि अपने वो बंद पथ है भाई, कहीं भी वो तो अपनों को नजर ही आ रहे हैं, जो अपने बंद पथ थे वही तो लूप है ना मेरे भाई। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर ले फटाक से। ठीक है, और ये मेस वाला पॉइंट और नोट डाउन कर लो। मेस और मेस अपने वो तीन ही हैं, तो तीनों को नोट डाउन कर लो, ए बी जी एच ए, बी सी एफ जी बी और सी डी ई एफ सी, ये तीनों मेस हैं भाई, तीनों मेस हैं। ए बी जी एच ए, बी सी एफ जी बी और सी डी ई एफ सी, ये तीनों ही क्या है मेस हैं। तीनों को नोट डाउन कर लो भी, तीनों को नोट डाउन कर लो। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्त समय अभी मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, अभी मैं आपसे विदा देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, फिजिक्स को इसी मनोरंजन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।